नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, यानी यहाँ पर हम नेस्टिंग की बात करेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर। जैसे एरेज के अंदर एरे ऑफ एरेज होते हैं या लूप के अंदर लूप होता है, वैसे ही हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। जैसे स्टोरिंग, लेट्स सपोज हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई क्लास इन्फॉर्मेशन के नाम से। अब इस क्लास इन्फॉर्मेशन में हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे, तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये जो मेरा बाहर वाला क्लास इन्फो है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड स्टूडेंट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और थर्ड स्टूडेंट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। और हर स्टूडेंट के लिए अगर ऑब्जेक्ट है तो पहले मैंने की का नाम लिखा है, की का नाम को मैंने स्टूडेंट के नाम के इक्वल रखा है, फिर हमने लिखा है कोलन, और फिर स्टूडेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है वो भी हमने की वैल्यू पेयर की फॉर्म्स में स्टोर करवाई है, यानी उनकी ग्रेड और उनकी सिटी। दूसरे स्टूडेंट के लिए भी ग्रेड एंड सिटी, तीसरे स्टूडेंट के लिए भी ग्रेड एंड सिटी। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक बार क्रिएट करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे कांस्टेंट क्लास इन्फो। क्लास इन्फो इक्वल टू, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अंदर भी की वैल्यू जो पेयर्स होंगे वो भी खुद में ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी की तो है अपने स्टूडेंट का नाम, लेट्स सपोज ये मेरी पहली की हो गई, ये हमारी दूसरी की हो गई, एंड ये हमारी तीसरी की हो गई। 3 कीज हमने बना दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू कर देंगे एक ऑब्जेक्ट के, यानी जब भी हम कर्ली ब्रेसेस लिख रहे हैं एक तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अभी क्या है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ये भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ये भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। पहली ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। पहली ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे ग्रेड, ग्रेड लेट्स सपोज ए प्लस के इक्वल है, एंड उसके अलावा दूसरी की बना देंगे सिटी, सिटी को हम लिख देते हैं दिल्ली। तो ये हमारी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गई। अब इस ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। ग्रेड को लिख सकते हैं ए, एंड सिटी को लिख सकते हैं पुणे। यहाँ पर इस तीसरी ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। ग्रेड को लिख सकते हैं ओ, विच इज आउटस्टैंडिंग। सिटी हम लिख सकते हैं मुंबई। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब हम चाहें तो अपनी क्लास इन्फॉर्मेशन नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्लास इन्फॉर्मेशन के अंदर इंडिविजुअली 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्लास इन्फॉर्मेशन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारी पहली ऑब्जेक्ट है, ये हमारी दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी तीसरी ऑब्जेक्ट है। अब चाहे तो क्लास इन्फॉर्मेशन के अंदर वाली ऑब्जेक्ट्स को हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी हम डॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यानी क्लास इन्फो डॉट अमन अगर हमने लिख दिया तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगी। क्लास इन्फो डॉट श्रद्धा अगर हमने लिख दिया तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो वैसे ही सिंपली जो हमारा की वैल्यू है उसी की का नाम को यूज करके हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर हमें श्रद्धा नाम के ऑब्जेक्ट में श्रद्धा की सिटी चाहिए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं क्लास इन्फॉर्मेशन डॉट श्रद्धा डॉट सिटी। तो एक तरीके से चेन बन गई है। पहले श्रद्धा निकाल लो तो श्रद्धा की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर डॉट सिटी निकाल लो तो सिटी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो उससे इंडिविजुअल सिटी को हम एक्सेस कर पाएंगे। लेट्स सपोज श्रद्धा कल को जाकर पुणे से जाकर शी हैज शिफ्टेड टू सम अदर सिटी कुड बी गुड़गांव। तो गुड़गांव अगर चेंज करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं इक्वल टू गुड़गांव। तो उस केस में एंटर कर दिया। तो अब अगर हम श्रद्धा की सिटी प्रिंट करवाएंगे तो वो हो जाएगी गुड़गांव। अगर हम श्रद्धा की टोटल इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवाएं यहाँ पर तो उसके अंदर भी सिटी की जो वैल्यू है वो अपडेटेड है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल वैल्यूज को भी एक्सेस करना पॉसिबल है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर चेनिंग। अब जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं वैसे ही हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। यानी अगर हमें सेम मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो उसको हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में भी स्टोर करवा सकते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब है एक ऐसा एरे जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कांस्टेंट एरे बनाया है क्लास इन्फॉर्मेशन। पहले क्या था, क्लास इन्फॉर्मेशन हमारा इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट था, पर इस बार क्लास इन्फॉर्मेशन एक एरे है। एरे के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। एरे के अंदर इंडिविजुअली स्ट्रिंग को स्टोर करवाने की बजाय हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट 1 है जिसके अंदर नाम है, ग्रेड है, सिटी है। ये मेरी ऑब्जेक्ट 2 है, ये मेरी ऑब्जेक्ट 3 है। इसी तरीके से हम एक एरे को क्रिएट करने वाले हैं। अपने इस ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कर देते हैं कमेंट आउट, नया कांस्टेंट बनाते हैं विद द नेम क्लास इन्फो। क्लास इन्फो इक्वल टू, एक एरे बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखा है। अब एरे के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ये है मेरी पहली ऑब्जेक्ट, कॉमा ये है मेरी दूसरी ऑब्जेक्ट, कॉमा ये है मेरी तीसरी ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट्स खाली हैं, मतलब ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स हैं।
इनके अंदर हम चाहें तो डेटा स्टोर करा सकते हैं, नेम के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं अमन, ग्रेड के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं वही सेम इंफॉर्मेशन A+, एंड उसी तरीके से सिटी के अंदर वी कैन स्टोर दिल्ली। सेकेंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेम के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं श्रद्धा, एंड ग्रेड एंड सिटी यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गई है। और यहां पर भी नेम के अंदर हम स्टोर करा लेते हैं करण, एंड उसी तरीके से ग्रेड एंड सिटी हम यहां से कॉपी कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। तो हमने क्या किया, एक ऐसा एरे बनाया है जिसके अंदर इंडिविजुअली हर एक इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट जाकर स्टोर हो गई है। इसको भी करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब हम क्लास इन्फो को अगर प्रिंट करवाएंगे तो इस केस में क्लास इन्फो क्या है, एक एरे है, और एरे के 0th इंडेक्स पर ये ऑब्जेक्ट है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर ये ऑब्जेक्ट है, और एरे के सेकंड इंडेक्स पर हमारी ये ऑब्जेक्ट है। अब हम एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 0th इंडेक्स पर ये वाली ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इंडेक्स पर ये वाली ऑब्जेक्ट है, सेकंड इंडेक्स पर ये वाली ऑब्जेक्ट है। अब लेट्स सपोज हमारी जो श्रद्धा वाली ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमें नेम प्रिंट करवाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे और लिख देंगे डॉट नेम। तो फर्स्ट इंडेक्स पर जाकर तो सिर्फ ऑब्जेक्ट मिलेगी, उसके अंदर डॉट नेम लिख दिया तो हम नेम वाली की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, एंटर किया तो नेम प्रिंट हो गया। श्रद्धा के ग्रेड्स अगर चाहिए तो हम लिख सकते हैं डॉट ग्रेड, तो क्या हुआ, ग्रेड्स एंटर हो गई। सिटी अगर जाननी है तो उसके लिए लिख सकते हैं डॉट सिटी, तो हमारे पास सिटी आ गई। अगर हमें सिटी को अपडेट करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इक्वल टू गुड़गांव, एंटर कर दिया तो अपडेट हो गई इन्फॉर्मेशन। अब हम चाहें तो सिंपली क्लास इन्फो डॉट 1, अब श्रद्धा अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो उसके अंदर सिटी हमारी अपडेटेड है। तो वही सेम जो हमारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए, नए पैरामीटर्स, नई वैल्यूज को ऐड करने के लिए, उन सभी सेम चीजों को हम यूज कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से इंफॉर्मेशन अरेंज्ड है, बस उसका ध्यान रखना है, वरना सारी चीजें फेयरली बहुत ज्यादा सिंपल है। श्रद्धा के लिए अगर जेंडर को ऐड करवाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्लास इन्फो 1 से हमने श्रद्धा वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया, इसमें अब एक नई की क्रिएट करनी है तो उसके लिए लिख सकते हैं जेंडर, और वैल्यू के लिए लिख सकते हैं इक्वल टू फीमेल। तो उससे क्या हुआ, एक नई की क्रिएट हो जाएगी। अब अगर श्रद्धा 1 को प्रिंट करवाएं तो उसमें एक नया की वैल्यू पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे ऑपरेशंस जो पहले देखे हैं उनको रेप्लिकेट करना पॉसिबल है, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो या फिर वो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। अब नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बात करने वाले हैं अपने मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है मैथ, जो एक कलेक्शन होता है सारी की सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स का। इसका बेसिक मतलब ये है कि मैथ के अंदर कई सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना है तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें साइन ऑफ सम नंबर, साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करना होता है, अगर हमें टैन थीटा कैलकुलेट करना होता है, अगर हमें लॉग निकालना होता है, या फिर कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारा पाई एक कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, हमारा एक ई कॉन्स्टेंट होता है साइंस के अंदर। इन सारी चीजों की कॉन्स्टेंट की वैल्यूज या फिर अगर हमें इस तरीके के ऑपरेशंस करने होते हैं तो उन सब का कलेक्शन हमारे पास ये मैथ ऑब्जेक्ट होती है, और ये पहले से हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल होती है। यानी अगर हम कंसोल के ऊपर जाएं और हम टाइप करें कैपिटल एम के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल एम के साथ इफ वी टाइप मैथ एंड एंटर, तो हमारी मैथ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी। कैसे पता चल रहा है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बाहर की तरफ कर्ली ब्रेसेस है। इसको एक्सपैंड कर सकते हैं तो इसमें कई सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। जैसे ये सारे के सारे मैथ जो ऑब्जेक्ट हैं उसके हमारी प्रॉपर्टीज है। जैसे ई की वैल्यू होती है 2.71, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेव्ड है। पाई की वैल्यू निकालनी है तो 3.14159, इस तरीके से पूरी की पूरी पाई की वैल्यू में मिल जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना है 1.414, तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी उसके अंदर एक कांस्टेंट अवेलेबल होता है। एंड मैथ ऑब्जेक्ट का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो उसके डिफरेंट मेथड्स के लिए होता है। जैसे अगर हमें किसी भी नंबर का लेट्स सपोज कॉस निकालना है तो कॉस के लिए हमारे पास ये एक मेथड है, math.cos से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें लॉग निकालना है तो लॉग के लिए लॉग मेथड है। अगर हमें मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके की चीजें कैलकुलेट करनी है, साइन निकालना है तो साइन के लिए मेथड है, स्क्वायर रूट निकालना है स्क्वायर रूट के लिए मेथड है। तो बहुत सारे मैथ के ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट है। अब मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर जनरली जो दो सबसे ज्यादा यूज्ड प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज किया जाता है वो है हमारा math.py एंड math.e। वैसे हम इनको इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होंगे, बस फॉर एन एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ कि जब भी हम लिखते हैं math.py तो हमारे पास मैथ के अंदर जो पाई इस तरीके का, अगर आपने सिंबल देखा होगा, इस पाई सिंबल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास प्रिंट हो जाती है।
और अगर हम ई कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं math.e 2.71। ऑल दिस कांस्टेंट को हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे होंगे, पर इन केस आपको ऐसी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो जिसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जिसमें मैथ बहुत ज्यादा यूज हो रही है और आपको कांस्टेंट्स चाहिए, तो कांस्टेंट्स हमें अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो मैथ ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। पर सबसे ज्यादा मैथ ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं फॉर इट्स ब्यूटीफुल मेथड्स। इसके कुछ कुछ मेथड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला मेथड जिसको हम एड्रेस करेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं पर मोस्ट कॉमनली यूज जो है ये सबसे पहले हमारा एब्सोल्यूट मेथड। तो हम लिखते हैं math.abs और इस मेथड के अंदर हम कोई भी नंबर पास कर सकते हैं, ये हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर हमने पॉजिटिव नंबर पास किया, लेट्स सपोज हमने लिखा 12, तो ये हमें वही नंबर लाकर दे देगा। पर अगर हमने लिखा -12 तो ये उसे क्या करेगा, एब्सोल्यूट फॉर्म में दे देगा, यानी नेगेटिव नंबर नहीं, उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव हटाकर जो नंबर रह जाता है एब्सोल्यूट नंबर, वो वैल्यू दे देगा। तो अगर हमने लिखा -12.5 तो ये हमें दे देगा 12.5। बेसिकली नेगेटिव को पॉजिटिव में चाहिए और पॉजिटिव भी पॉजिटिव में चाहिए, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज करते हैं। दूसरा फंक्शन जो हम यूज कर सकते हैं वो है पावर फंक्शन। तो अभी तक तो हमने ऑपरेटर्स की टर्म में a स्टार b पढ़ा था, वही सेम काम हमारा पावर फंक्शन करता है। इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर हमें 2 to the power 4 कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं math.power a to the power b के लिए हम ऐड कर सकते हैं 2 to the power 4 जो हमारा ए बी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। उसी तरीके से अगर हमें 2 to the power 5 चाहिए 32 एंटर करेंगे तो 32 आ जाएगा। एक और फंक्शन होता है math.floor फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा नंबर होता है उस नंबर को राउंड ऑफ कर देता है। जो भी नंबर हम इसके अंदर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज हमने n लिखा तो n को ये राउंड ऑफ कर देगा और राउंड ऑफ करके जो हमारा ओरिजिनल नंबर था या तो उससे कम वैल्यू देगा या उससे इक्वल वैल्यू देगा, यानी लेस देन देगा या इक्वल टू देगा। जैसे लेट्स सपोज हमने एंटर किया math.floor। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, यानी जमीन जो होती है, तो जमीन का बेसिक मतलब है कि या तो इक्वल देगा वैल्यू आपको या कम देगा, क्योंकि जमीन कहाँ होती है, जमीन नीचे की तरफ होती है, तो लेस देन इक्वल टू, ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं। हमने math.floor के अंदर पास किया 5, तो उस केस में तो हमें 5 ही मिलेगा। पर अगर math.floor के अंदर हम पास करेंगे 5.5 तो उस केस में भी हमें 5 मिलेगा, यानी इसे राउंड ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। अगर 5.999999 लिखेंगे तो भी हमें 5 मिलेगा, क्योंकि ये राउंड ऑफ करता है। और किसकी तरफ राउंड ऑफ करता है, जो नंबर इस वैल्यू से कम है और होल है। ऐसे ही अगर हमने लिख दिया math.-5, एक बार -5 लगाते हैं तो उस केस में तो -5 मिलेगा हमें, लेकिन अगर हमने लिख दिया math.-5.5 उस केस में -6 देगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर की तरफ राउंड ऑफ करेगा जो -5.5 से छोटा हो, और -5.5 से छोटा -5 नहीं होता, -5 तो बड़ा है, जितना नंबर नेगेटिव होता जाता है उतना छोटा होता जाता है। तो -5.5 छोटा है ऑलरेडी, उससे छोटा नंबर जो होल नंबर हो वो होगा हमारा -6, यानी इंटीजर हो, तो इसीलिए -6 को ही प्रिंट करवाएगा। तो हमेशा हम फ्लोर फंक्शन को यूज करते हैं टू राउंड ऑफ, पर कौन सी वैल्यू पे राउंड ऑफ करने के लिए, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ करने के लिए। इसको याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, किसकी तरफ राउंड ऑफ करता है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब उसके अलावा जैसे हमारा फ्लोर फंक्शन होता है वैसे हमारा सील फंक्शन होता है, CEIL। CEIL इज बेसिकली शॉर्ट फॉर सीलिंग। जैसे फ्लोर का मतलब होता है हिंदी के अंदर फर्श, वैसे ही सीलिंग का मतलब होता है छत। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देता है। सील फंक्शन क्या करता है, लार्जर इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देता है। जैसे सील फंक्शन के लिए अगर हम लिखें यहां पर, अगर हम लिखें math.seal 5 तो उस केस में तो हमें 5 ही मिलेगा। पर अगर हम लिखें math.seal 5.5 उस केस में हमें 6 पे राउंड ऑफ करके देगा, यानी एक नंबर बढ़ा के राउंड ऑफ करके देगा। और अगर हम लिखें 5.0000001 तो उस केस में भी एक नंबर बढ़ा कर देगा, यानी लार्जेस्ट की तरफ राउंड ऑफ करके देगा हमें। वहीं पर अगर हम नेगेटिव नंबर्स लिखें, यानी math.seal पर हमने लिखा -5 तो उस केस में तो -5 ही लिखेगा, लेकिन -5.5 के केस में -5 देगा, क्योंकि वो नियरेस्ट लार्जर है। अब सबसे ज्यादा मैथ ऑब्जेक्ट को जिस फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं वो होता है हमारा रैंडम फंक्शन। math.random फंक्शन क्या करता है, कोई भी रैंडम हमें वैल्यू दे देता है। math.random फंक्शन 0 से लेकर 1 की रेंज में हमें कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता है, जिसमें कभी भी हमें 1 नहीं देगा। यानी 1 क्या होता है, 1 हमारा एक्सक्लूसिव होता है, बाकी सारे नंबर्स इंक्लूसिव हैं, 1 एक्सक्लूसिव है। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू देगा, बस उसमें 1 नहीं कभी भी होगा। जैसे
इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जैसे इफ वी राइट मैथ डॉट रैंडम तो हमें ये मिलेगा, और दोबारा से इस फंक्शन को रन करेंगे तो कोई और रैंडम वैल्यू मिलेगी, दोबारा से इस फंक्शन को रन करेंगे तो कोई और रैंडम वैल्यू मिलेगी, दोबारा से इस फंक्शन को रन करेंगे कोई और रैंडम वैल्यू, फिर कोई और रैंडम वैल्यू, फिर कोई और रैंडम वैल्यू। इस तरीके से आप नोटिस करेंगे कि हर बार हमें एक और नई रैंडम वैल्यू ये जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पे 0.13 है, यहाँ पे 0.81 है, यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पे 0.74 है। इस तरीके से हर बार एक नई रैंडम वैल्यू हमें जनरेट करके देता है। तो हमें कई बार ऐसे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या इन जनरल वेबसाइट्स के अंदर भी कई बार इंटरनली ऐसा एक फंक्शन बनाना होता है जिसका काम होता है टू जनरेट सम रैंडम नंबर्स। लेट्स सपोज हमें 1 से लेके 10 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं या 1 से लेके 100 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। तो इस तरीके के काम करने के लिए हम इसी मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को यूज करके रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करना सीखने वाले हैं। रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करने के लिए क्या करना होता है, अभी तक हमें पता है कि हमारा जो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है वो क्या करता है, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन हमेशा 0 से लेकर 1 तक नंबर्स को जनरेट करता है, जिसमें 1 को कभी भी जनरेट नहीं करता। ये काम होता है इसका, पर वो नंबर्स इंटीजर नंबर्स नहीं होते। लेट्स सपोज हमें किसी फिक्स्ड रेंज में और इंटीजर्स नंबर ही जनरेट करवाने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमें 1 से लेकर 10 तक ही नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि हम मैथ डॉट रैंडम से कुछ भी रैंडम नंबर को जनरेट करवाएं। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम से कोई भी रैंडम नंबर हम जनरेट करवा के देख लेते हैं। तो अब स्टेप 1 की वैल्यू के अंदर ये मेरा कोई भी एक रैंडम नंबर आ गया है। स्टेप 2 क्या होगा, इस नंबर को जो भी जनरेट हुआ है फर्स्ट स्टेप में, यानी ये वाला नंबर या हमारे लिए जो भी जनरेट हुआ है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक की रेंज में नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं। अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते तो उसका मतलब होता है हम 1 से लेकर 5 तक की रेंज में जनरेट करना चाह रहे हैं। अगर हम 1 से लेकर 100 तक की रेंज में जनरेट करना चाह रहे होते तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर हम 1 से 1000 की रेंज में जनरेट करना चाहते तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो जिस भी रेंज में हम जनरेट करना चाहते हैं उसी मैक्सिमम वैल्यू को, जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए रेंज के अंदर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टेप 2 एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट स्टेप 2 इज इक्वल टू स्टेप 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये वैल्यू क्या हो गई, स्टेप 2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम नंबर जो 1 से लेकर 10 तक की रेंज में है। तो यहाँ पर भी इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा जो 1 से लेकर 10 तक की रेंज में हमारे पास आता है, यानी यहाँ पर 4.6 समथिंग आएगा। तीसरा स्टेप होता है कि अब मुझे क्योंकि एक इंटीजर नंबर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर्स को हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल नंबर्स को हटाने के लिए हमने ऑलरेडी एक मैथ का फंक्शन देखा हुआ है विच इज द फ्लोर फंक्शन। ये क्या करेगा, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर से राउंड ऑफ कर देगा, बेसिकली डेसिमल नंबर्स को हटा देगा फॉर एनी पॉजिटिव नंबर। जो भी पॉजिटिव नंबर फ्लोर को देते हैं वो क्या करेगा, उसके डेसिमल्स हटा देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। लेट स्टेप 3 इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन के अंदर हम अपना स्टेप 2 के अंदर वाला वेरिएबल पास करेंगे और इससे स्टेप 3 में हमारे पास आ जाएगा एक प्रॉपर इंटीजर। यहाँ क्या आ गया, हमारे पास एक प्रॉपर इंटीजर आ गया, और ये इंटीजर कौन सी रेंज में है, 1 से लेकर 10 तक की रेंज में। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को जैसे जैसे हम रिपीट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास नए नए इंटीजर्स आते रहेंगे। अब एक बार क्या करेंगे, 4th स्टेप से पहले इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करते हैं इन अ सिंगल स्टेप। कैसे कंबाइन कर सकते हैं इन अ सिंगल स्टेप, हमें क्या करना है, मैथ डॉट रैंडम से पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो मैथ डॉट रैंडम से हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, इतना लिखकर। हम चाहें तो ये नंबर जनरेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं मैथ डॉट रैंडम से जो रैंडम नंबर हमने जनरेट किया वो मैक्सिमम 10 वैल्यू तक जाए, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। तो मल्टीप्लाई किया 10 से, तो रैंडम नंबर पहले हमारे पास 0.97 आया, उसके बाद 0.437 आया, उसके बाद 1.33 आया, उसके बाद 3.625 आया, उसके बाद 6.5। तो ये जनरली वही नंबर्स है जो हमारी 10 तक की रेंज में आते हैं। ये नंबर 0 से राउंड ऑफ हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 6 से हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर बन रहा है इसके लिए हमें डेसिमल नंबर्स को हटाना है। तो डेसिमल नंबर्स को हटाने के लिए हम इस पूरी वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को मैथ डॉट फ्लोर के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम। मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर इस पूरी वैल्यू को पास कर देंगे, यानी मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन के अंदर ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू पास हो जाएगी। इसको कर देंगे एंटर। तो क्या हुआ, अब हमारे पास एक होल नंबर आएगा।
इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। बेसिकली ये स्टेटमेंट है मैथ डॉट फ्लोर है, उसके अंदर मैथ डॉट रैंडम इंटू 10 अगर हमने पास कर दिया तो हमारे पास हमेशा एक 0 से लेकर 10 तक की रेंज के बीच का नंबर आएगा। एंटर करेंगे नया नंबर आएगा, एंटर करेंगे नया नंबर आएगा, रैंडम नंबर। हर बार हमारे पास एक नया रैंडम नंबर जनरेट होकर आएगा, आप जितनी बार भी इसको रन कर लें। पर हमें क्या करना है, अभी तक हमें रैंडम नंबर्स तो मिल गए, पर इस पूरे की पूरी ये जो लाइन है इसके अंदर एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि मैथ डॉट रैंडम कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर मैथ डॉट रैंडम कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब स्टेप 2 के अंदर कभी भी हमें 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कभी भी 10 नहीं मिलेगा रेंज के अंदर। अगर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 10 नहीं मिलेगा रेंज के अंदर तो इसका मतलब है हमारे जो रैंडम नंबर्स होंगे वो हमेशा 1 से लेकर 9 तक की रेंज के अंदर ही आएंगे। आप इनफैक्ट इसको ट्राई भी कर सकते हैं, जब भी आप ये लाइन टाइप करेंगे हमेशा 0 से लेकर 9 तक रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे पर कभी भी हमें 10 नहीं मिलेगा। तो वो 10 जनरेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने नंबर में +1 एडिशनल करना पड़ता है ताकि हमारे नंबर्स के अंदर रेंज में यहाँ पर 1 से लेकर 9 नहीं 0 से 9 जनरेट होंगे, रेंज 0 से 9 की जगह अब 1 से 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर +1 करते हैं। +1 क्यों किया, क्योंकि अभी जो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं 0 से 9 की रेंज में जनरेट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसने 0 को जनरेट किया, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें तो 1 से लेकर 10 तक की रेंज के नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, +1 कर देंगे। कहाँ करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर करने के बाद हम कर देंगे +1। तो इस बार जो नंबर्स जनरेट होंगे उसमें हमारे पास 10 भी जनरेट हो जाएगा, पर कभी भी आप नोटिस करेंगे 0 जनरेट नहीं होगा। हमेशा मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 ही वैल्यू आएगी, कभी भी 0 जनरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हमें 1 से लेकर 10 तक की रेंज में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए हम ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको लिख सकते हैं। तो इसे हम समराइज भी कर सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट में। अगर हमें 1 से लेकर 10 तक की रेंज में नंबर्स जनरेट करना है तो मैथ डॉट रैंडम से कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा, उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज आवर मैक्सिमम वैल्यू दैट वी वांट, और फिर इस पूरी वैल्यू को हम पास कर देंगे अपने मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन को। फिर जो फाइनल वैल्यू आएगी ये होगी इन द रेंज ऑफ 0 to 9। इसमें हर बार मिनिमम भी मैक्सिमम भी +1 करने के लिए हम प्लस कर देंगे 1, तो अब रेंज हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक। तो हम किसी भी रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं।